हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी के प्रमुख कवियों का परिचय देखेंगे, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पूछता है। इसमें कवियों के बारे में पूछता है, उनका जन्म स्थान पूछता है, या उनका जो प्रमुख रचना होता है उसके बारे में पूछता है, या उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले कवि कौन है। तो आप सबको पता है कि पहले कवि कौन है। तो नागपुरी काव्य जगत में ये पहले कवि है जिनका नाम आता है रघुनाथ निरपति। ये एक कौन थे? नागवंशी महाराजा थे और ये 50वें महाराजा थे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनसे प्रश्न पूछता है कि नागपुरी में पहिल ज्ञात कवि कौन रहे। तो ये कौन थे? रघुनाथ निरपति। तो नागपुरी काव्य जगत में नागवंशी महाराजा रघुनाथ निरपति से पहले कौनवें कवि का नाम, पता और रचना नी भेटाए है। कहने का अर्थ है कि नागपुरी के काव्य जगत में नागवंशी महाराजा रघुनाथ निरपति से पहले किसी भी कवि का नाम और रचना और उनका पता नहीं मिला है, यानी कि ये पहले ज्ञात कवि हैं। रघुनाथ निरपति नागवंश का 50वां महाराजा रहे। ये प्रश्न भी पूछता है कि रघुनाथ निरपति नागवंश के कितवें राजा थे? तो 50वें राजा थे। इनका समय काल 1626 से 1668 तक रहे। इनका जो समय काल था 1626 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक था। 17वीं शताब्दी से नागपुरी काव्य सिलसिलेवार से उत्कृष्ट कोटि में भेटात है। और 17वीं शताब्दी से क्या हुआ? नागपुरी का जो काव्य है वह सिलसिलेवार तरीके से अपना उत्कृष्ट कोटि में हमको मिलता है रचना। इनका रचना कर अवलोकन से मालूम होवेला कि ईमन वैष्णव भक्त कवि रहे। तो पहले के जितने भी कवि थे, शुरू में आदिकाल के कवि इनको कहा जाता है, वे क्या थे? वैष्णव भक्त कवि थे। याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसे कवि थे? तो वैष्णव भक्त कवि थे। इनकर भक्ति और रचना में चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव सुपट दिसेला। ये प्रश्न भी कहीं हम देखे हैं कि इनका रचना में क्या प्रभाव दिखता है? तो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव दिखता है। यह कारण है कि रघुनाथ निरपति कर नागपुरी गीत में बंगला कर प्रभाव हो दिसेला। और यही कारण है कि रघुनाथ निरपति का जो है नागपुरी गीत में क्या है? बंगला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है बरजूराम। बरजूराम नागपुरी काव्य कर तीसर कवि है कहें। तो ये नागपुरी काव्य के तीसरे कवि हैं जिनका नाम मिलता है बरजूराम। इनका पूरा नाम बरजूराम पाठक रहे। इनका पूरा नाम क्या था? बरजूराम पाठक था। इनका रचना काल 1800 से 1850 लागेला। इनका रचना काल कितना से कितना तक का है? 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इनका जीवन काल में दुई महत्वपूर्ण घटना घटलक। गोटेक तो 1803 ईस्वी में भयंकर अकाल झारखंड में होलक, और दूसर घटना 1831-32 कर भयानक कोल विद्रोह का प्रत्यक्ष दर्शन। कहने का क्या अर्थ है कि इनके जीवन काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, जिनमें से एक क्या है? 1803 ईस्वी में क्या हुआ था? झारखंड में भयंकर अकाल पड़ा था। और दूसरा घटना क्या था? 1831-32 में क्या हुआ था? भयानक कोल विद्रोह का ये प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। ये आंखों देखा हाल उसका देखे थे, कोल विद्रोह का। ई दियो कर वर्णन बरजूराम अपन रचना में आँख देखल और भुक्तभोगी घटना कर हृदय विदारक चित्रण कर हैं। तो ये दोनों घटना का क्या किए हैं बरजूराम पाठक जी? इन दोनों घटना को अपना रचना में क्या किए हैं? उतारे हैं। आंखों देखा हाल और भुक्तभोगी, यानी कि उसको भोगे हुए हैं, वो परेशानी झेले हुए हैं। इसलिए इस दोनों घटना को बहुत ही अच्छी तरीके से हृदय विदारक, यानी कि हृदय को चीर देने वाला, दुखी करने वाला घटना का ये चित्रण किए हैं। बरजूराम गुमला जिला कर घाघरा थाना कर अंतर्गत हापामुनि गांव कर निवासी रहे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बरजूराम पाठक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुमला जिले के घाघरा थाना के अंतर्गत हापामुनि गांव में हुआ था। ये सब प्रश्न बनता है। और महामाया मंदिर हापामुनि कर पुजारी ही रहे। वे जो कि महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में है। उस मंदिर के ये क्या थे? हापामुनि गुमला में ये है महामाया मंदिर, उसके ये पुजारी भी थे। नहन डॉक्टर केसरी मनक आरंभिक शोध से इकर भाषा साहित्य गतिविधि कर सामान्य परिचय मिलेला। तो किनके शोध के कारण इनका परिचय मिलता है? तो डॉक्टर नहन और डॉक्टर केसरी, बीपी केसरी के आरंभिक शोधों से इनका भाषा साहित्य का और गतिविधि का सामान्य परिचय मिलता है। इनकर काव्य कर विशेष
विषय, इनकर काव्य कर विषय श्रीमद् भगवत रामायण महाभारत का ढेर प्रसंग रहे। तो इनका जो काव्य का विषय था श्रीमद् भगवत रामायण महाभारत, ये सब था इनका विषय। इनकर असंख्य गीत होवे कर प्रमाण हो मिलेला, और इनका असंख्य बहुत ही ज़्यादा गीत मिलने का प्रमाण मिलता है। बरजूराम रचित लड़का खाऊ गीत यानी कि कोल विद्रोह 1831-32 कर ऊपरे आधारित लोमहर्षक चित्रण मिलेला। तो बरजूराम जी का एक रचना है लड़का खाऊ गीत, जो कि कोल विद्रोह पर आधारित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लड़का खाऊ या लड़का खंड भी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, तो किस पर आधारित है। तो ये जो इनका गीत है ये कोल विद्रोह जो कि 1831-32 ईस्वी में हुआ था उस पर आधारित है। आदिवासी मनक कोल विद्रोह इतना उग्र हो जा रहा है कि पूरा दीकू डराया जा रहा है। और आदिवासियों का जो कोल विद्रोह था वो क्या था, इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि पूरा दीकू डराया जा रहा है। दीकू कहते हैं अंग्रेज को, ये सब मिलेगा आपको। उसके बाद है हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह जो थे ये नागपुरी के दूसरे कवि हैं। नागपुरी का प्राचीन कवि मन में रघुनाथ निरपति कर बाद दूसरा ज्ञात कवि है का हनुमान सिंह। तो बरजूराम पाठक तीसरा थे और ये दूसरा है। तो नागपुरी का प्राचीन कवि मन में रघुनाथ निरपति कर बाद दूसरा ज्ञात कवि कौन है, तो हनुमान सिंह। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। इनकर जन्म अनुमान लगाल जाएला कि 1765 ईस्वी में चपका घाघरा गुमला में हो रहे। तो इनका भी जन्म अनुमान जो लगाया जाता है कि 1765 ईस्वी में चपका घाघरा जो कि गुमला में हुआ था। डॉक्टर केसरी और दूसर नागपुरी विद्वान इनकर जन्म ठाव निजमा, खरका, कोराम्बे, खुखरा गांव बताए ना। यानी कि जितने विद्वान हैं सब अलग अलग इनका जन्म स्थान बताते हैं, जिनमें कि केसरी क्या बताते हैं, निजमा, खरका, कोराम्बे, खुखरा गांव। इसके अलावा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी इनका जन्म स्थान कहाँ बताते हैं, घटाग्राम, सिसई, गुमला में। पंडित तिवारी इनकर जन्म काल कर अनुमान हनुमान सिंह कृत सीता स्वयंवर कर गोटेक फगुआ गीत से करेना। तो इनका गीत जो है सीता स्वयंवर, उसी से इनका जन्म का अनुमान करते हैं। जेकर कवि हनुमान सिंह फगुआ राग कर गीत लेखक शुरू कर लें। तो ये सीता स्वयंवर के लेखक कौन है, हनुमान सिंह हैं, और ये फगुआ राग का गीत लिखना शुरू किए हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि फगुआ राग का गीत लिखक आरंभ कौन कर लें। तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हनुमान सिंह। इकर समय 1857 संवत यानी कि 1790 ईस्वी ठहरेला। इसका जो समय काल ठहरता है 1857 संवत यानी कि 1790 ईस्वी। ई बेरा कवि कर उम्र कम से कम 25 बछर आकेना। और इस समय जो ये रचना किए थे सीता स्वयंवर का, उस समय उनका उम्र कितना आका गया है, तो ये 25 बछर यानी कि साल। 1790 में ई सीता स्वयंवर का रचना हनुमान सिंह कर रहे। कब किए थे, 1790 ईस्वी में। हनुमान सिंह का प्रमुख रचना है कोशिला बियाह। इनका प्रमुख रचना कौन कौन है, कोशिला बियाह, मृगी सत, मैना खंड, प्रलय गीत, जरलय गीत, जगन्नाथ खंड, गंगा उत्पत्ति, ये सब इनके प्रमुख रचना है। आगे है कंचन कवि। इनका भी नाम आप सुने होंगे, महाकवि इनको कहा जाता है। याद रखिएगा महाकवि किसको कहा जाता है, कंचन को। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो महाकवि कंचन का जन्म कृष्ण चतुर्दशी संवत 1919 यानी कि 1862 ईस्वी के, और देहावासन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी को। इनका देहावासन कब हुआ था, 1927 ईस्वी को। इनका जन्म ठाव रहे कोराम्बे परगना कर बड़का डीह घाघरा गांव। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, तो कोराम्बे परगना के बड़का डीह घाघरा गांव में। जन्म बेरा माँ का मृत्यु हो गलक, और इनके जन्म के साथ ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। नागपुरी गीतकार सरिता में स्वर्णाक्षर से अंकित गोटेक धारा है पावस राग। ई पावस राग कर सर्वश्रेष्ठ महाकवि हो जा हैं कंचन। तो पावस राग के सर्वश्रेष्ठ कवि किनको माना जाता है, महाकवि कंचन जी को। महाकवि कंचन कोनो महाकाव्य कर परिणय नहीं करेला, मुदा अपन काव्य सौष्ठव और विविधता कर चलते डॉक्टर केसरी इनके महाकवि कई हैं। तो इनको महाकवि नाम कौन दिए हैं, तो डॉक्टर केसरी। महाकवि जो कंचन है किसी महाकाव्य का ये रचना नहीं किए हैं, लेकिन इनका जो काव्य का रचना का क्या था, इनका कुशलता देख के क्या किए हैं,
डॉक्टर केसरी इनको महाकवि का उपाधि दिए हैं। आगे है जय गोविंद मिश्र, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये सब आप सुने होंगे। तो जय गोविंद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1800 के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1850 तक इनका रचना काल रहे। और ये इनका रचना कब तक किए थे? 1850 तक इनका रचना का काल था। रचना कर मूध विषय रामायण महाभारत भगवत आदि रहे। तो इनका रचना का मूध यानी कि मुख्य विषय क्या था? रामायण महाभारत भगवत गीता, ये सब इनका रचना का मुख्य विषय था। इनकर प्रसिद्ध कृति लंका कांड है के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंका कांड के लेखक कौन है या किसका कृति है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है जय गोविंद मिश्र। ये सब हम करा दिए थे, लेखक और उनकी प्रमुख पुस्तकों में लंका कांड के बारे में हम बताए हैं। जे 1925 में प्रकाशित हो रहे। ये कब हुआ था? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुदा आब इकर प्रति दुर्लभ हो जा रहे, मुदा आब इकर प्रति दुर्लभ हो जा है, यानी कि इस ये लंका कांड है, इसका जो प्रति है वो क्या है? अब नहीं मिल रहा है, ये दुर्लभ हो गया है, इसका जो रचना है वो अब नहीं मिलता है। इनकर अप्रकाशित कविता में कृष्ण लीला से संबंधित गीत बगरा मिलेला। और इनका अप्रकाशित यानी कि जो प्रकाशित नहीं हो पाया कविता में कृष्ण लीला से संबंधित गीत बगरा मिलेला, यानी कि ज़्यादा मिलता है। इनकर भाषा बंगला से प्रभावित नागपुरी है के। और जय गोविंद मिश्र का भी जो रचना है वो क्या है? इनका भाषा जो है बंगला से प्रभावित नागपुरी है। जय गोविंद मिश्र कर गीत कर महती विशेषता है कि उनकर गीत कर भावभूमि प्रांजल है और भाषा पूरा परिमार्जित है। यानी कि जय गोविंद मिश्र का गीत का महती यानी कि ज़्यादा विशेषता क्या है कि उनका गीत भावभूमि प्रांजल है, यानी कि अपना जन्मभूमि से रिलेटेड है इनका, और भाषा पूरा परिमार्जित है। कवि कर कल्पना से निपुणता झलकेला, इनका निपुणता झलकता है, निपुणता होगा, इनका रचना से निपुणता झलकता है। इकरे शोधकर्ता मन जय गोविंद जी के नागपुरी काव्य कर गौरव शिखर कर विशेषता से अलंकृत कर है। तो इनका शोधकर्ता जो भी शोधकर्ता है वो लोग क्या किए हैं? जय गोविंद जी को नागपुरी काव्य का गौरव शिखर कर विशेषता से अलंकृत किए हैं। गौरव शिखर का विशेषता से इनको अलंकृत किया गया है। इनकर कविता पंक्ति से पता चलेला कि ये कितना अध्ययन और मननशील कवि रहे। गणेश वंदना, ये गणेश वंदना इनका रचना है। जय गोविंद कर जोरू, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर याद रख लीजिएगा तो अच्छा है, शायद पूछ दे एग्जाम में। उसका भावार्थ दिया हुआ है, उनका दो रचना दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे महंत घासी, इसके बारे में भी आप सुने होंगे, इनसे भी प्रश्न पूछता है, इनका जन्म स्थान पूछता है। तो महंत घासी, महंत का जन्म ठाव कहाँ था? जन्म स्थान था बंझिला मांडर रांची। महंत घासी का जन्म स्थान कहाँ है? बंझिला मांडर रांची। इनका जीवन और रचनाकाल अनुमान रूपे 1850 से 1900 ईस्वी मानल जाएगा। तो इनका जीवन और रचनाकाल कब माना जाता है? 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। रचना कर विषय वस्तु कर आधार पर कहल जाए तो इनका दुई ठो धारा है। तो रचना का विषय वस्तु के आधार पर कहा जाए तो इनकी रचनाओं के दो मुख्य धाराएं हैं। क्या क्या है? एक तो निर्गुण भक्ति कर कबीर पंथी शाखा और दूसरा पौराणिक कथा मन पर है आधारित। यानी कि इसके रचना को दो मुख्य धारा है। इनकी रचनाएं को दो मुख्य धाराओं में बांट सकते हैं, जिनमें कि एक निर्गुण भक्ति का कबीर पंथी शाखा है और दूसरा पौराणिक कथा मन पर है। यानी कि पौराणिक कथाओं में आधारित उषा अनिरुद्ध कर प्रणय कथा पर है आधारित उषाहरण, ये इनका रचना है उषाहरण। कबीर दर्शन इनका रचना कर प्राण तत्व हैं। तो महंत घासी का क्या हो जाएगा? कबीर दर्शन किनका प्राण तत्व है? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो कबीर दर्शन महंत घासी का क्या है? प्राण तत्व है। इस तरह से क्वेश्चन कहीं बना हुआ हम देखे हैं। जीवन कर का ठिकाना, इकर लीला कखन टूट जाए। जीवन का क्या ठिकाना है? इसका लीला कब टूट जाए? माया कर मोह में प्राण तब हो अटकल रहेला। फिर भी क्या है? माया का मोह में प्राण अटका हुआ रहता है। परमात्मा से मिले कर व्याकुलता कवि में व्याप्त है। और इनमें क्या है? परमात्मा से मिलने का व्याकुलता इनमें क्या है? व्याप्त है, मिला हुआ है। वो अटकल प्राण के झट ले आजाद करे खातिर
शमशान दल ले जाकर आदेश तक दे देवैना। वो अपना क्या है, अटकल प्राण यानी कि फंसा हुआ प्राण जान को जल्दी से आज़ादी करने के लिए क्या करते हैं कि शमशान दन यानी कि शमशान घाट की तरफ जाने का आदेश तक दे देते हैं। उनका ये रचना दिया हुआ है, पापी प्राण छूटत न झट के लागिन हंस कहाँ अटके। ये इनका रचना है। महंत घासी हो गुरु कर महिमा के उतना महत्व दे है जितना कबीर अपने के। महंत घासी ही गुरु का महिमा को उतना ही महत्व महंत घासी हो गुरु कर महिमा के उतना महत्व दे हैं जितना कबीर अपने के भगवान से। मतलब महंत घासी भी गुरु का महिमा को क्या किए हैं, बहुत ही महत्व दिए हैं। भगवान से पहले वो गुरु के याद करे पर जोर देवाना। तो महंत घासी भी क्या करते हैं कि भगवान से पहले वो गुरु को याद करने पर जोर देते हैं। काले कि मनुष्य जीवन कर फिर से जन्म संभव न है। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का फिर से जन्म संभव नहीं है। प्रियजन कर मोह भी खत्म हो जाएगा और अपने प्रियों का मोह जो है, प्रियजन लोगों का मोह माया भी खत्म हो जाता है। रचना कर विषय वस्तु के आधार पर कहे से इकर दुई धारा है। गोटेक तो निर्गुण भक्ति कर, यहाँ पर सेम चीज रिपीट हो गया है। इनकर कबीर पंथी कविता बगरा विख्यात होलक। इनका जो कबीर पंथी का जो रचना है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुआ, चर्चित हुआ। इनका ढेरों रचना छितराला है। इनका बहुत सा रचना ऐसा है छितराला है यानी कि बिखरा हुआ है, जो अभी तक समेट नहीं पाए हैं लोग। तो वो लगभग 50 से बगरा इनका रचना मिल जाए। फिर भी 50 से ज़्यादा बगरा यानी कि ज़्यादा रचना अभी तक इनका मिल चुका है। एखन तक इनका रचना मिलते जाते है, इकर शोध कर जरूरत है। और अभी तक इनका रचना क्या है, मिलता जा रहा है और इस पर शोध का जरूरत है। अगला कवि है सोबरन साय। सोबरन साय के बारे में देखेंगे। सोबरन साय का जन्म तिथि निश्चित न है। इनका जन्म तिथि जो है निश्चित नहीं है। मुदा इनकर जीवन काल और रचना काल अनुमानतः 1800 से 1850 ठहरेला। तो इनका जन्म तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन इनका जीवन काल और रचना काल अनुमानतः 1800 से 1850 ईस्वी तक ठहरता है। ई लादगो चायगरी कोरम्बा प्रगना रांची अब गुमला का निवासी रहे। ये क्या थे, लादगो चायगिरी कोराम्बे प्रगना रांची, जो कि अब गुमला में पड़ता है, उसके निवासी थे। सोबरन साय का ठावे कभी कभी सोबरन राय नाव भी मिलेला। तो सोबरन साय का जगह में कभी कभी क्या होता है, सोबरन राय भी नाम मिलता है। नागपुरी काव्य में कबीर पंथ का प्रवेश 1800 से 1850 ईस्वी कर काल में हो जा रहे हैं। तो नागपुरी काव्य में कबीर पंथ का जो प्रवेश हुआ था 1800 से 1850 ईस्वी का काल में हो गया था। झारखंड में आइजो अनेक सदान और दूसरों आदमी पंथियाँ हैं, यानी कि अभी भी बहुत से लोग हैं झारखंड में सदान और दूसरे लोग भी जो कि कबीर पंथ धारा से जुड़े हुए हैं। सोबरन नाव का नागपुरी में 2 कवि हैं। सोबरन नाम से 2 कवि हैं, गोटेक सोबरन साय और दूसर सोबरन सिंह। तो सोबरन नाम से क्या है, 2 कवि हैं झारखंड में। एक तो सोबरन साय जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक कवि है सोबरन सिंह। सोबरन साय पहले कर कवि हैं और सोबरन सिंह बहुत पाछे कर। तो सोबरन साय बहुत पहले का कवि है और सोबरन सिंह बहुत बाद का, पाछे यानी कि बाद का। सोबरन साय कर प्रमुख रचना बीजक, पुछायर, सूरज पुराण आदि से संबंधित है। मूलतः ई कबीर पंथी गीत रचयिता में शिरोमणि हैं। ये मुख्यतः क्या करते थे कि कबीर पंथी गीत रचना में ये घुले हुए थे। काल की कबीर पंथी काव्य कर समस्त विशेषता इनका नागपुरी गीत मन में अभिव्यंजित हुए है। उदाहरण, निराकर ईश्वर, कन कन में भगवान, पिंड में ब्रह्मांड, आत्मसंधान, पाखंड, भंडाफोड़, ब्रह्मंडर, उलटबासी का तिरस्कार, अखंडता, मस्ती, अनादि, ब्राह्मण, निर्गुण, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका जन्म स्थान देख लीजिएगा और ये कबीर पंथी धारा से प्रभावित थे, ये आपको जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, कबीर पंथ काव्य का रूढ़ शब्द मन इनकर गीत में सहजे स्वभाव के रूप में समाया गया है। कुछ शब्द भी दिया गया है और इनका रचना दिया गया है। आगे है ठाकुर प्रसाद। देखिए इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा पढ़ा रहे हैं जो कि
इम्पोर्टेंट तो सारा है, लेकिन आप इसको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा तो एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ठाकुर प्रसाद कृष्ण भक्त नागपुरिया कवि वन में विलक्षण कवि हैं। तो कृष्ण भक्त नागपुरिया कवियों में ये कौन है? ठाकुर प्रसाद विलक्षण कवि हैं ठाकुर प्रसाद। इनका जन्म काल 1850 से 1900 ईस्वी के आसपास बताया जाएगा। इनका जन्म काल कब है? 1850 से 1900 ईस्वी तक का आसपास बताया जाता है। इनका जन्म रांची कर मदनपुर कांके में हो रहे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? रांची के मदनपुर कांके में हुआ था। अस्थानीय कवि मन इकर ख्याति दूर दूर तक पहुँचा चुके हैं। और अस्थानीय कवि जो थे इनका ख्याति को क्या किए? पहचान को दूर दूर तक पहुँचा चुके हैं। इनकर काव्य प्रतिभा के देखते पिठोरिया का परगनैत जगतपाल सिंह कवि ठाकुर प्रसाद सिंह के अपन दीवान बनाए रहे। तो इनका काव्य प्रतिभा को देखते हुए पिठोरिया परगनैत के जगतपाल सिंह थे, वो क्या किए थे? कवि ठाकुर प्रसाद सिंह को अपना दीवान बनाए थे। ये ओहे जगतपाल सिंह है कह जे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर अगुवाई में 1857 ईस्वी कर स्वतंत्रता संग्राम में कमिश्नर डाल्टन मेजर इंग्लिश के भगायक में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो इनमें जगतपाल सिंह के बारे में भी थोड़ा सा बताया है कि जगतपाल सिंह कौन थे? ये वही जगतपाल सिंह थे जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की अगुवाई में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में क्या किए थे? कमिश्नर डाल्टन मेजर इंग्लिश को भगवाने में पूरा सहयोग किए थे। ठाकुर प्रसाद रचित नागपुरी कृष्ण लीला और भक्ति का 30 गीत कर खोज कर लें। तो ठाकुर प्रसाद रचित नागपुरी कृष्ण लीला और भक्ति का 30 गीत का खोज किया गया। ठाकुर प्रसाद कर काव्य कर मूल स्वर कृष्ण भक्ति रहे। इनका काव्य का मूल स्वर क्या था? कृष्ण भक्ति था। ये जय गोविंद मिश्र से और विक्रम पाठक जैसे नागपुरी कवि मन कर परंपरा में आवे ना। तो ये जय गोविंद मिश्र और विक्रम पाठक जैसे नागपुरी कवियों के परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय गायक रहे और ये बहुत ही लोकप्रिय गायक थे। तो इसमें इतना ही है। पार्ट 2 में बाकी को कवर करेंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाएं और PDF ग्रुप से भी जुड़े ताकि ये सारा PDF आपको मिल सके, क्योंकि ये सारा बहुत कुछ कुछ बुक में है, सारे बुक में नहीं है और सारा बुक आप नहीं खरीद पाइएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप PDF ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको सहूलियत होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐप डाउनलोड जो लोग नहीं किए हैं, स्टडी प्री क्वेश्चन का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से टेस्ट सीरीज खरीदिए और टेस्ट लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।